नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जीके जीएस का सीरीज मिलता है जो आगे आने वाला एग्जाम के लिए बहुत सारा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को या पेज को फॉलो नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्लीय है? आपके ऑप्शन है ए pH7, बी pH14, सी pH0, डी pH3। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका pH मान यानी कि जो प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? जिसका pH मान कम होता है। जितना कम रहेगा वो ज्यादा ही प्रबल होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। pH मान 0 है तो यानी कि वो बहुत ज्यादा ही प्रबल होगा। अब देखिए, pH मान आया है तो हम लोग pH स्केल के विषय में जानते हैं कि आखिर ये pH स्केल क्या है। आइए थोड़ा सा मैं pH मान के विषय में बता दूं। देखिए, ये pH स्केल है। ठीक है, ये pH स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके 14 तक नंबर होते हैं। तो 0 से 7 तक, 0 से अगर 7 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो 0 से 6 मानिए, 0 से 6 तक होता है एसिड और 7 को छोड़ दीजिए, 7 उदासीन होता है। 8 से लेकर 14 तक होता है बेस यानी कि क्षार। ठीक है, यहाँ 0 छूट गया। 0 से लेकर 6 तक होता है हमारा अम्ल और 7 जो होता है, 7 होता है क्या हमारा? उदासीन होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। और 8 से लेकर 14 तक हमारा होता है क्षार यानी कि बेस। अब देखिए, 0 से लेकर होता है 6 तक, तो जितना 0 के करीब रहेगा उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा और जितना 0 से दूर जाएगा उतना दुर्बल अम्ल होता है। यानी कि 0 जो होगा वो ज्यादा प्रबल होगा, 1 जो होगा 0 से कम प्रबल होगा, 2 जो होगा 1 से कम प्रबल होगा। ठीक है, तो यानी 0 की तरफ जितना बढ़ेंगे वो प्रबल अम्ल होता है और 6 की तरफ जितना जाएंगे यानी कि 6 5 ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, 7 जो है, 7 हमारा उदासीन विलयन का होता है और 8 देखिए, 8 जो है ये प्रबल क्षार है और दुर्बल क्षार 8 जो है दुर्बल क्षार है और जितना 14 की तरफ जाएंगे यानी बढ़ते जाएंगे वो प्रबल क्षार होगा। ठीक है, इसमें उल्टा होता है इधर, यानी कि इसमें बढ़ने के साथ बढ़ता है क्षार में और अम्ल में क्या है? घटने के साथ उनका प्रबलता बढ़ती है। आइए थोड़ा सा और मैं दिखा दूं, एक इसमें थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये pH मान जो 0 से लेकर 6 तक हमारा अम्ल है। 7 जो है तटस्थ दिखा रहा है यानी कि उदासीन और 8 से लेकर 14 तक हमारा क्षार होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बैटरी का अम्ल जो है 0 में आता है। नींबू का रस, अंगूर, ये सब देखें, ये सब अम्लीय होता है और ऊपर जितना जाएंगे ये क्षार होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? आपके ऑप्शन है ए मेथनोइक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। तो इमली में हमारा टार्टरिक अम्ल होता है। अब आइए थोड़ा सा मैं और इसके विषय में बता दूं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, याद रखिएगा, आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल किसमें? अंगूर और इमली में पाया जाता है। दुग्धाम्ल दही में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड मधुमक्खी और लाल चींटियों के डंक में। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसको स्टार बना के याद रखिएगा। फार्मिक अम्ल के विषय में गैस्ट्रिक जूस या HCl मानव पेट में पाया जाता है। ऑक्जेलिक, ये ऑक्जेलिक एसिड भी याद रखिएगा।
ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, साइट्रिक या एस्कॉर्बिक एसिड संतरा और खट्टे फलों में, एसिटिक एसिड सिरका में। ठीक है, इसको ये स्टार बना लीजिए, ये स्टार बना लीजिए, ये स्टार बना लीजिए, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इतने अम्ल और किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं, सॉरी, आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग मौलिक अधिकार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 यानी 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि भाग 3 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और कहां से कहां तक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। अगला पॉइंट है हमारा, मौलिक अधिकार न्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब कि अगर मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपना क्लेम दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका विचार करेगी, उस पे उसकी रक्षा करेगी आपके मौलिक अधिकार की। अगला पॉइंट कहा जा रहा है, अगला पॉइंट कहा जा रहा है इसमें, मौलिक अधिकार न्याय संगत है, हो गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी बता दिया। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यानी कि पहले संपत्ति का जो अधिकार था ये भी मौलिक अधिकार था हमारा, लेकिन क्या किया गया कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया तथा जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटाकर 300A में रखा गया, अनुच्छेद 300A में रखा गया, जिसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। यानी संपत्ति के अधिकार को अभी मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि हम लोग का मौलिक अधिकार अभी कौन कौन सा बचा है। तो कुल मौलिक अधिकार हमारे पास 6 हैं। अब 6 में कौन कौन सा है? समानता का अधिकार पहला है हमारा, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकार अभी भी बचे हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो देखिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। ठीक है, यानी कि इसी को घुमा कर पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा तैयार हो गया था। अब आइए थोड़ा सा मैं इसके विषय में भी बता दूं आपको, सॉरी 26 नवंबर 1949, देखिए
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और संविधान सभा के सदस्य ने 24 जनवरी 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान यानी कि भारतीय राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण राष्ट्रगान है जनगण और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान जनगण और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो दोनों को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और एक चीज मैं बता दूं कि राष्ट्रीय गान जो जनगण है हमारा, इसका टाइमिंग पीरियड कितना है? 52 सेकेंड का है। और हमारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, वंदे मातरम का टाइम पीरियड है 65 सेकेंड। ठीक है, ये जनगण जो है हमारा 52 सेकेंड में खत्म होना चाहिए और वंदे मातरम का 65 सेकेंड में। ठीक है, तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विषय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में किसका सूचक है? यानी कि वायु दाब मापी जो होता है, बैरोमीटर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो बैरोमीटर में बोला जाता है कि अचानक उसका रीडिंग अगर नीचे गिरने लगे तो उसका क्या मतलब होता है? तो आपके ऑप्शन है ए तूफानी मौसम, बी स्वच्छ मौसम, सी वर्षा मौसम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तूफानी मौसम। अगर बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी का पारा, उसमें पारा लगा रहता है, पारा अचानक नीचे गिरने लगे तेजी से, तो इसका मतलब होता है कि तूफानी मौसम होने वाला है। आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग डिटेल जानते हैं। वायु दाब का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने लगे तो इसका मतलब है कि मौसम में तूफान आने की संभावना है। ठीक है, अचानक नीचे गिरने लगे तो। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आने लगे तो इसका मतलब है बारिश होने की संभावना है। अगर एक बैग आ जा रहा है इसका मतलब तूफान आने वाला है। अगर धीरे धीरे आ रहा है तो इसका मतलब कि बारिश होने वाला है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ोतरी, यानी बढ़ोतरी का मतलब कि ऊपर चढ़ रहा है। धीरे धीरे अगर वो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, इस साइड जा रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब कि मौसम हमारा साफ रहने वाला है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए गोलाकार, बी त्रिभुजाकार, सी अंडाकार, डी आयताकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाकार। यानी कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात का आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैप पे देखिए, मैप पे देखने से बहुत चीज ऐसे ही क्लियर हो जाती है। ये है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, सबसे नीचे देख रहे होंगे पूरा व्हाइट व्हाइट अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा। देखिए अंटार्कटिका में ये सब जीव ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे पोलो बियर हो गया और पेंगुइन हो गया, ये सब चीज ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अंटार्कटिका जो कि एक महाद्वीप भी है हमारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैप के माध्यम से देखिएगा तो ऐसे याद रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस खेल परिसर कोर्स कहलाता है? यानी किस खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेसबॉल, बी आइस हॉकी, सी गोल्फ, डी सॉफ्टबॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपके ऑप्शन है ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
यानी कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए थे, यानी कि लंदन गए थे। अब आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम बता दें, गोलमेज सम्मेलन के विषय में। गोलमेज सम्मेलन का पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है। अब अंबेडकर और तेज बहादुर, नाम याद रखिएगा, अंबेडकर और तेज बहादुर संप्रभु ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो अंबेडकर और तेज बहादुर संप्रभु ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ ही सरोजिनी नायडू गई थी। तो गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आपको बेनिफिट्स देगा। ठीक है। क्योंकि इसमें वैसे ही क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, कितना बार रिपीट हो चुके हैं, तो हम वैसे ही क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।